नमस्कार। चुनावी मंथन में आपका स्वागत। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पे मतदान 26 तारीख को एक बार फिर दूसरे चरण में होगा। पूरे देश की 13 राज्यों की 88 सीटें, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें हैं, उनके लिए प्रचार आज बंद हो गया और 26 तारीख को वोट डाले जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 80 सीटें हैं और यहां बीजेपी 80 में 80 का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा से ज्यादा वो कम करे। और इसमें एक परसेप्शन लगातार विपक्ष की मंशा पर पलीता लगा रहा था, और वो ये है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, प्रधानमंत्री ने भी कई बार चुटकी ली, ये सब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार मैदान छोड़ गया है। इसी तरीके का परसेप्शन सबसे बड़े मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बारे में भी बनाया जा रहा था। आज से पहले तक था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि ये परसेप्शन अखिलेश यादव की कन्नौज से उम्मीदवारी की घोषणा से फिट बैठता नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। कल 25 तारीख को वो नामांकन करेंगे कन्नौज से। सोमवार को ही अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप उर्फ तेजू के नाम की घोषणा हुई थी, लेकिन फिर एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति के तहत बदलाव हुआ और अब अखिलेश यादव की उम्मीदवारी तय हो गई है। लेकिन अमेठी में अभी भी क्या असमंजस है? क्या विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी क्या अमेठी और रायबरेली से पलायन कर गई है क्या? ये बार बार प्रश्न विपक्षी दल पर जो सत्ताधारी दल है वो उठा रहा है। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि भाई अब राहुल बाबा के दिन गए, अमित शाह साहब का ये कहना है। लेकिन जो इंटरनल खबरें आ रही हैं उससे एक बात निकलती नजर आ रही है कि 26 तारीख के मतदान के बाद 26 की रात तक या 27 की सुबह तक, क्योंकि वायनाड में भी मतदान है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो 26 की देर रात या 27 की सुबह तक यह खबर है कि राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी घोषित हो जाएगी और प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और नाम फिजा में उछाला गया है और वो है वरुण गांधी का। ये भी मीडिया के जरिए खबरें आम की गई कि वरुण गांधी को बीजेपी ने कहा है कि वो रायबरेली से लड़ लें। वरुण गांधी ने सोचने का टाइम मांगा है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया। वरुण को लेकर तमाम कयास थे, वो निर्दलीय लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई अब यहीं पे लड़ो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जिसके खिलाफ लड़ना है लड़ो। राहुल गांधी अगर अमेठी से लड़ते हैं तो वहां से स्मृति ईरानी मोर्चा लिए हुए हैं। रायबरेली का मैदान वरुण गांधी के लिए बीजेपी ने खाली कर दिया है, या यूं कहें कि उसके मैदान में उन्हें उतरने के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है। तो ये एक खबर है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, वरुण गांधी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानता है। लेकिन अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो गांधी परिवार को, गांधी परिवार के किसी नुमाइंदे से मुकाबला बीजेपी कराने की इच्छा जरूर रखती होगी, और ये बड़ा ही दिलचस्प होगा अगर ऐसा हुआ तो आज चुनावी मंथन में हम इस बात का जिक्र करेंगे कि क्या बीजेपी विपक्ष को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रही है, या
बीजेपी ने पूरे विपक्ष को उत्तर प्रदेश में चक्रव्यूह में घेर दिया है क्या? क्या विपक्ष चक्रव्यूह में फंसा है? बड़ा सवाल। मीडिया में खबरें बहुत सारी आम हुई। ये कहा जाने लगा कि अमेठी का कांग्रेस कार्यालय, उसका कायाकल्प किया जा रहा है, रंगाई पुताई की जा रही है। फिर लोगों ने दलील दी कि भाई रंगाई पुताई तो हो सकती है, चुनाव है, लोकतंत्र का त्यौहार है, रंगाई पुताई हो सकती है। लेकिन कुछ समाचार एजेंसियों और समाचार माध्यमों ने इस रंगाई पुताई को राहुल गांधी की उम्मीदवारी से जोड़ा और यह भी कहा कि गांव-गांव कार्यकर्ता भी दौड़ा दिए गए हैं। और इसकी वजह यह बताई गई कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी, इनको लेकर एक सर्वे किया गया है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सर्वे जो है, ये इंटरनल सर्वे है। इसके आधार पर दावा किया गया है कि इन दोनों नेताओं का अमेठी और रायबरेली से लड़ना तय हुआ है। दोनों सीटों पर गांधी परिवार का प्रत्याशी उतारा जाए, इस सर्वे में मांग की गई है। कुछ दिनों पूर्व मैं खुद एआईसीसी में था, उस दिन सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। तो बहुत सारे अमेठी और रायबरेली के लोग गए थे और वे कह रहे थे कि हम राहुल भैया को लेने आए हैं, हमें टिकट नहीं चाहिए। और उन्होंने प्रियंका गांधी से अपनी बात भी कही थी। प्रियंका गांधी को भी रायबरेली से लड़ने के लिए कहा था। प्रियंका अगर रायबरेली से उतरती हैं तो ये उनका पहला चुनाव होगा। और राहुल गांधी अगर अमेठी से आते हैं तो 2004 से लेकर लगातार वो वहां से चुनाव लड़ते दिखेंगे। हालांकि केरल के वायनाड से वो सांसद हैं और दूसरी बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 26 तारीख को जैसा मैंने बताया वोटिंग है। इसके बाद कांग्रेस कभी भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। यहां पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी, तो समय भी पर्याप्त है। लेकिन घोषणा अभी बाकी है। अगर सूत्रों की बात करें तो राहुल प्रियंका 30 अप्रैल तक नामांकन कर सकते हैं, ये सूत्र कह रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री के हवाले से कहा गया कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी लड़ें और अमेठी से राहुल को उतारा जाए। अगर सोनिया गांधी ही चाहती हैं तो फिर उनकी मंशा को कौन टाल सकता है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि राहुल गांधी अपनी मां की इच्छा का, हर इच्छा का बहुत आदर करते हैं। और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की उत्तराधिकारी के रूप में रायबरेली से चुनाव लड़ें, ऐसा वो चाहती हैं। कह रहे हैं कि राहुल और प्रियंका तैयार नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी के फरमान के बाद अब दोनों तैयार हैं। तो ये पूरी परिस्थिति है। हमारे सहयोगियों ने अमेठी, रायबरेली और कन्नौज तीनों जगह पॉलिटिकल लोगों से बात की और जनता से बात की। तो पहले अमेठी में क्या दृश्य सामने निकला, क्या बातें सामने आई, वो आपको सुना देते हैं। आएंगे, छोड़ दें यहाँ की जो कटाक्ष करने वाली सांसद हैं, जो अपने परिवार के साथ साथ अमेठी का ध्यान रखना चाहती हैं और अमेठी के लोगों को, अमेठी के व्यक्तियों को लगातार उल्टा सीधा बोल रही हैं। तो ऐसे लोग अपनी बाड़ी पे विराम दें, अपने एक सांसद पद की गरिमा बनाए रखें। जिस तरीके से राहुल जी को अनाप शनाप आप बोल रही हैं, आपका बोलना उचित है? बताइए, आप आवारा बोल रही हैं राहुल जी को। आप एक बताइए, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, उस यूनिवर्सिटी तक, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं ना, उसकी गरिमा भी बनाइए। राहुल जी देश के नेता हैं। उस परिवार ने कुर्बानी दिया, अपने पिताजी को शहीद किया और अपनी दादी जी को शहीद किया। पता नहीं कितने परिवार को बना के रख दिया कि जो देश में आज हम पंचायती व्यवस्था देखते हैं, ये जो देश में हमारी राशन कार्ड की व्यवस्था है, जो ये कहते हैं फ्री राशन दे रहे हैं। अरे 2 रुपए किलो था, मिट्टी का तेल भी था और चीनी भी था, आपने उसको भी खत्म करने का काम किया। विचारधारा ये है कि राहुल गांधी का पुश्तैनी घर है, यहाँ इनके कई पुश्त के लोग चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनको लड़ना चाहिए और चुनाव भारी मतों से जीतेंगी। जनता में एक है
कि नहीं, राहुल जी को अमेठी से लड़ना चाहिए। इस बार अमेठी की जनता जो है उनकी तरफ रुख किया है, जो कि दिखाई दे रहा है कि 90% मतदान राहुल के पक्ष में। अमेठी का सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। आपको खुद पता होना चाहिए कि रंगरोगन से नहीं, और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से हमारे गांधी परिवार के सदस्य आएगा जरूर। राहुल जी लड़ेंगे यहाँ चुनाव। हमको, मैं आश्वस्त हूँ, हम लोग सब पूरे कार्यकर्ता जितने हैं सब आश्वस्त हैं कि राहुल जी ही चुनाव लड़ेंगे। सुना आपने, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भाई ये सन्नाटा बता रहा है कि तूफान आने वाला है। तूफान कौन है, राहुल गांधी या कोई और, देखा जाएगा। रायबरेली इंदिरा गांधी की कर्म भूमि। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2004 में सोनिया गांधी ने रायबरेली के जीआईसी मैदान में नामांकन के बाद रैली की थी, तो मैं उस रैली का साक्षात गवाह था और उस रैली का गवाह मैं हूं। मैंने कवर किया था उस रैली को। उस रैली में सोनिया गांधी ने कहा था, रायबरेली की जनता को आश्वस्त किया था कि ये जो रिश्तों की डोर है ना, उनके शब्दशः मैं आपको बता रहा हूं, सोनिया गांधी ने कहा था कि रिश्तों की डोर कभी टूटेगी नहीं। उस मंच पर राहुल और प्रियंका भी बैठे थे। सोनिया गांधी ने कहा था कि जब तक मेरा जीवन है, अब रायबरेली से, अपनी सास की कर्मभूमि से हम रिश्तों की डोर नहीं तोड़ेंगे। ये बात कही थी, ये जबान दी थी, ये वचन दिया था सोनिया गांधी ने कि हमारा परिवार और हम स्वयं रायबरेली से रिश्तों की डोर नहीं तोड़ेंगे। इंदिरा जी के बाद लंबे समय तक कोई गांधी परिवार का व्यक्ति रायबरेली से नहीं चुनाव लड़ा और बाद में 2004 में जब राहुल गांधी अमेठी गए तो सोनिया गांधी अमेठी से रायबरेली आ गई। तब से लगातार वो सांसद थी और मौजूदा सांसद अभी भी हैं। वो अब राज्यसभा की सांसद हैं, इस्तीफा दे चुकी हैं लोकसभा से, अब राज्यसभा से वो सांसद हैं राजस्थान से। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, जो खबरें हैं शायद इसी वजह से सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी, ये रिश्तों निभाने के लिए, ये रिश्तों की डोर मजबूत करने के लिए, क्या प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेंगे? रायबरेली के लोग क्या सोच रहे हैं, सुनिए जरा। रायबरेली में इस समय प्रियंका गांधी का ही माहौल है। पूरी आम जनता, आम जनमानस, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी प्रियंका गांधी जी को चाहते हैं कि यहाँ से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी तो भारी बहुमत से जीतेंगी और विपक्षियों की जमानत जब्त होगी। देखिए, लोग एकदम आतुर हैं कि प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ें, पूरी जनता की मांग है। और अब की लगता है जिस तरह माहौल है रायबरेली और देश का, एक तरफा चुनाव होगा रायबरेली में, कहीं कोई आसपास नहीं आने वाला। और गांधी परिवार की सीट रही है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, एक शताब्दी से ज़्यादा, 1921 से लेके आज 2024 है, ये पारिवारिक रिश्ता है। और जो तमाम लोग आ रहे हैं चुनाव लड़ने, जिनके नाम आ रहे हैं, उनका 50 साल से पहले का इतिहास नहीं मिलेगा इस रायबरेली के से। लेकिन जो गांधी परिवार का नाता है रायबरेली से, वो सैकड़ों वर्षों का है। सैकड़ों मतलब 1921 से आज 2024 चल रहा है। लोगों के जन जन में गांधी परिवार है और एक तरफा चुनाव होगा, जैसा मैंने बोला। देखिए, रायबरेली के कण कण में गांधी परिवार है। रायबरेली का हर नौजवान, सभी माताएं, हमारी बहनें, ये सब मिलकर रायबरेली की जनता ही कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रही। और यहाँ से प्रियंका जी लड़ें, राहुल जी लड़ें, पूर्ण बहुमत से रायबरेली की जनता चुनाव जिताएगी। सोनिया जी का परिवार रहा है रायबरेली, रायबरेली भी सोनिया जी को अपना परिवार मानता है, सोनिया जी भी रायबरेली को अपना परिवार मानती है। तो रायबरेली की जनता में एक आपसी लगाव सा है। तो इस बार रायबरेली में पूर्ण बहुमत की जीत होगी। अब की बार 5 लाख से कम पार होगा। यहाँ का चुनाव हम लोग सुबह 10 बजे ही जीत जाएंगे। 10 बजे के बाद तो प्रियंका जी की लीड चालू होगी, जो 5 लाख के पार जाएगी। बहुत सारे दावे प्रतिदावे, और जनता की बात भी, जनता भी कह रही है, शायद इन्हीं वादों और दावों के दम पर कांग्रेस का जो शीर्ष परिवार है, उसके लोग, उसके सदस्य यहाँ जिनसे उनका रिश्ता है, रायबरेली के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं धीरज श्रीवास्तव, वो 1921 से रायबरेली का नाता बता रहे हैं। और शायद ये डोर ना टूटे रिश्तों की, अगर प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ने आती हैं चुनाव। अखिलेश यादव की उम्मीदवारी के बाद कन्नौज का क्या माहौल है?
चुनाव लड़े, आज की तारीख में जनता चुनाव लड़ रही है और जनता के सामने कोई नहीं टिकेगा। जब जनता अपने पे आएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उखाड़ के फेंक देगी यहाँ से। और यहाँ हमारा चुनाव निशान साइकिल है, जनता साइकिल में वोट डालेगी और कोई भी प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी से आया उसको भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा, चाहे वो तेज प्रताप जी हो और चाहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो। अभी तक चुनाव कौन लड़ेगा इसकी पुष्टि नहीं है। चुनाव जनता लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ेगी और पुष्टि थोड़ी देर में या कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा कौन चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव कोई पहली बार चुनाव लड़ने नहीं आ रहे कन्नौज में। अखिलेश यादव 2019 का भी चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी लड़े थे। 2019 में आप लोगों ने देखा था कन्नौज की जनता ने कितना अच्छा परिणाम माननीय सुब्रत पाठक जी को दिया था और सुब्रत पाठक जी को सांसद बनाया था। और रही बात अखिलेश यादव की, हम तो चाहते हैं कि हम लोग जब अखाड़े में आ ही गए हैं तो हम तो लड़ना और जीतना जानते हैं और लड़के जीतेंगे, क्योंकि ये हमारी परिपाटी रही है कि हमारी पार्टी ने अच्छों को हरा के भेजा है। माननीय सुब्रत पाठक जी 2 लाख से ज़्यादा वोटों से कन्नौज के सांसद बनने वाले। बहुत बड़ी चुनौती है और जबरदस्त जीत होगी, बहुत धुआंधार जीत होगी। और बोलिए आप। अच्छा, तो अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल अद्भुत लड़ेंगे, अद्भुत जीतेंगे। सांसद सुब्रत पाठक का रिएक्शन अखिलेश यादव की उम्मीदवारी पर। अखिलेश जी से मैंने पहले कहा था मजाक मत करिए, आप अखिलेश जी आइए चुनाव लड़िए, तो चुनाव गंभीरता से हो यहाँ के ऊपर। और हमने पहले ही आपसे कहा था आप किसी को भी लड़ाने के लिए भेज दोगे कन्नौज से, चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। और आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। अखिलेश जी को चुनाव अगर गंभीरता से लड़ना है तो अखिलेश जी आप एक बात समझिए, डरिए नहीं। हार जीत तो होती है, कोई भी हारता है कोई जीतता है, तो ईश्वर जो तय करेगा वही होगा। लेकिन कम से कम चुनाव तो अच्छा होगा। आप आइए चुनाव लड़िए कन्नौज में, तो एक इंटरेस्टिंग चुनाव हो जिसको लोग देखें, देश देखे, दुनिया देखे। ताल ठोक रहे हैं सुब्रत पाठक, आइए अखिलेश जी आइए। आ गए अखिलेश जी। अमेठी के एक नेता हैं विजय अग्रहरि। सोशल मीडिया पर इनका लगातार एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा था कि इन्होंने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। स्मृति ईरानी ने उन्हें पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। ये खबर पूरे नेशनल मीडिया में इस तरीके से प्रसारित और प्रचारित की गई, ऐसा लगा कि वो विजय अग्रहरि नहीं, बहुत बड़ा कोई कांग्रेस का 2-3 नंबर का नेता टूटकर भाजपा में शामिल हो गया। हालांकि विजय अग्रहरि वहाँ कोऑर्डिनेटर हैं, राहुल गांधी की यात्रा में भी थे और कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। हमारे सहयोगी ने विजय अग्रहरि से बात की और हकीकत जानी कि क्या वो बीजेपी में है या कांग्रेस में है या भी बीच में ही लटके हुए हैं। मौजूद हूँ केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं विकास अग्रहरि जी। हम इनसे बात करेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय पे पिछले 4-5 दिनों से लगातार जो है रंग रोधन का काम चल रहा है, सफाई का काम चल रहा है। ऐसे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम किस प्रकार से है और क्या देखा जा रहा है। देखिए, जब त्यौहार कोई आता है या घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं होती है, हम लोग उसको जो है जो रहता है उसको और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो ये उसी की परिपाटी है। चुनाव आ चुके हैं, 26 से नामांकन 27 से शुरू हो जाएंगे, राहुल जी की अगवानी हो रही है, तो ये उसी के लिए है कि सारे जो भी चीज़ें हैं तैयार हो रही हैं, रंगा रोगन और सफाई। तो क्या लग रहा है इस बार कि राहुल गांधी यहाँ से आ रहे हैं? जी बिल्कुल, राहुल गांधी यहाँ से आ रहे हैं और अमेठी की जनता इस बार स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करवाने के लिए तैयार बैठी है। जिस प्रकार से यहाँ पे रंग रोधन का काम चल रहा है, ऐसे में लोग ये कयास लगाए हुए हैं कि हो न हो 26 तारीख को राहुल गांधी अमेठी में उनका जोरदार स्वागत करने की तैयारी जुटे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो स्मृति ईरानी जी सोते जागते उठते बैठते सुबह शाम, जैसे सुबह आदमी उठता है ना, सुबह उठता है सबसे पहले भगवान का नाम लेता है, राम जो भी कृष्ण जो भी मानता है। स्मृति ईरानी जब से चुनाव की दुमदुमी बजी हुई है, कुछ है तो नहीं, हम उठते ही उठती है राहुल राहुल राहुल। इस पर तो खैर आने जाने पर सवाल भी नहीं पूछा हमारे संवाददाता ने, लेकिन वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी सुबह उठते ही कहते हैं राहुल राहुल राहुल। प्रतिद्वंदी हैं, जवान में अगर नाम आ भी जा रहा है तो एक प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर हमले करते हैं, स्मृति जी भी कर रही हैं।
चुनावी मंथन में आज हमने राजनीतिक दलों के नुमाइंदों के बजाय हमने आज इस देश के और उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों को आमंत्रित किया है, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कम से कम गांधी परिवार की राजनीति को फॉलो करते रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष की राजनीति को समझते रहे हैं और अच्छे तरीके से उसे कवर भी करते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। उपमेंद्र सिंह बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हैं। उपमेंद्र लगभग 20 वर्षों से गांधी परिवार की राजनीति को फॉलो करते हैं, कवर करते हैं, दैनिक जागरण समेत तमाम वरिष्ठ पदों पर रहे हैं और लगातार चीज़ों को करते रहे हैं। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में कुछ और लोग जुड़ेंगे। मंथन की शुरुआत उपमेंद्र से करते हैं। उपमेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। चूंकि रायबरेली और अमेठी को लेकर पूरे देश में एक जानने के लिए एक लोग सोच रहे हैं कि भाई यहां से कौन लड़ेगा, और बीजेपी को भी चिंता है काफ़ी। बीजेपी के शीर्ष नेता कह रहे हैं कि अब मैदान छोड़कर भाग गए गांधी परिवार के लोग। लेकिन जो खबर है, जो चर्चा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अब बहुत साफ होती नजर आ रही हैं उपमेंद्र, कि गांधी परिवार के सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। आप वहां ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या चर्चा है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या अंदर की क्या खबर है उपमेंद्र? प्रियंका गांधी के लड़ने के चांसेस काफी हद तक हैं और वो नियर और फाइनल भी है उनका लड़ना जी। उसकी तैयारी कांग्रेस अपने स्तर पे कर रही है। भाजपा भी सिर्फ उनके टिकट के घोषणा का इंतजार कर रही है। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं, चर्चाएं काफी ज्यादा हैं, लेकिन माना यह जा रहा है प्रियंका के आने के बाद कोई न कोई स्थानीय नेता ही भाजपा उतारेगी। फिलहाल चर्चाएं कही है, प्रियंका गांधी का लड़ना कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कंफर्म है। नहीं उपमेंद्र, अगर प्रियंका लड़ती हैं तो स्थानीय नेता के उतारने का क्या गणित हो सकता है, और अगर प्रियंका नहीं लड़ती हैं तो क्या कोई बाहरी नेता आएगा? क्या गणित क्या है लोकल में, वहां जो स्थानीय स्थितियां परिस्थितियां राजनीतिक हैं वो क्या कह रही हैं? ये कांग्रेस का गढ़ है, इसमें कोई सवाल नहीं है। और कांग्रेस का होने के बारे का कारण भी सबसे बड़ा ये है कि यहाँ जो उद्योग वगैरह जो भी बड़े कारखाने लगे हैं वो सब कांग्रेस के रिजीम में ही लगे हैं, और कुछ हुआ छोटे काम चाहे जो हुए, बड़े काम जो हुए कांग्रेस के हुए। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी चीज रही है कि जब भी रायबरेली में दूसरे लोगों का नेतृत्व मिला, चाहे वो भाजपा का मिला हो या इसके राजनारायण जी यहाँ से चुनाव जीते थे, हेल्थ मिनिस्टर बने थे सेंटर में जाके, तो वो 1 साल 1.5 साल का पीरियड जो था उस पर भी रायबरेली में कुछ चेंजेस नहीं है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों का एक मानना है कि रायबरेली में अगर गांधी परिवार सत्ता में रहे ना रहे, अगर कुछ होगा तो वो बड़ा काम कराएगी तो गांधी परिवार कराएगी। पहली चीज तो ये है जी। दूसरी चीज है कि जो विपक्ष में नेता आते भी, जैसे विनय कटियार जी लड़े रायबरेली में, यहाँ पे विनय कटियार लड़े हैं, ये 99 का चुनाव लड़े कैप्टन के सामने जी। तो उनको महज 3.93 वोट मिलना है, 3.93 वो प्रतिशत वोट मिला था जी जी। तो एक भाजपा ने जो प्रयास किया एक बड़ा फेस देने के लिए, वो भी उस समय सफल नहीं हुआ। तो इन चीजों को देखते हुए माना जाता है। लेकिन उपमेंद्र अब भाजपा बदल गई। उपमेंद्र, मैं रोक रहा हूं आपको, जरा एक सवाल आप ले लीजिए इसमें। अब भाजपा बदल गई, वो 99-98 वाली भाजपा नहीं है, अभी नरेंद्र मोदी अमित शाह की भाजपा है। ये चुनाव जीतने की आदत है इस भाजपा को, ये लड़ना चाहती है। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें आप तो किस तरह देखेंगे? नहीं, अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कोई बड़ा फेस लाते हैं, भाजपा लाती है कोई बड़ा फेस जिसमें यहाँ के लोग विश्वास हो ना, जो डेवलपमेंट रुकेगा गांधी परिवार से वो दूसरा करा देगा। अगर ऐसी स्थितियां बनेगी तो निश्चित रूप से चुनाव बड़ा रोमांचक होगा निश्चित तौर पर। और एक चर्चा और उपमेंद्र, अभी मुझे लगता हो सकता चंडू खाने की चर्चा हो, लेकिन हम लोग 1% उसको मान रहे हैं कि वरुण गांधी की बात आ रही कि भाई वरुण गांधी से बीजेपी ने कहा कि आप लड़ लो रायबरेली।
क्या ऐसा संभव है क्या? और क्या वरुण गांधी तैयार हो जाएंगे रायबरेली से लड़ने के लिए प्रियंका गांधी या अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ? जहां तक मेरा मानना है कि कुछ दिन पहले एक वरुण गांधी का सोशल मीडिया पे बयान आया था कि अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं पीलीभीत क्यों छोड़ता, मैं कहीं ना कहीं चुनाव रायबरेली चुनाव नहीं लड़ना है मुझे। उन्होंने का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि जब पार्टी अगर मुझे लड़ना होता तो मैं पीलीभीत से लड़ता। तो जब पीलीभीत से मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपनी माँ के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई रीजन दिख नहीं रहा है। चर्चाएं जरूर वरुण गांधी को लेकर है। ठीक बात है। और आपके पड़ोस में अमेठी, क्या आप मुतमईन हैं कि राहुल गांधी वहां से आएंगे या नहीं लग रहा आपको कि रॉबर्ट वाड्रा की भी चर्चा है, उनके भी पोस्टर वोस्टर लग गए वहां उपेंद्र? नहीं, देखिए, जब अभी राहुल गांधी का जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस थी गाजियाबाद में अखिलेश जी के साथ, उनसे जब अमेठी की बात कही गई तो उन्होंने एक बात कही कि संगठन चाहेगा या पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर जो चाहेगी मैं वो करूंगा जी। और उसके बाद से ही अमेठी की एक आबो हवा बदली है जी, खास तौर से राहुल गांधी को लेकर। वाड्रा को लेकर उतना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर बहुत चेंजेज है वहां पे। और भाजपा भी बहुत गंभीरता से इस बात को ले रही है। स्मृति ईरानी जी लगातार वहां कैंपेनिंग कर रही हैं और इतना करने के बाद भी वो उनकी नजर राहुल गांधी के सभी क्रियाकलापों पे है जो भी कांग्रेस वहां कर रही है। ऐसा क्यों? राहुल गांधी तो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हार गए, अब बीजेपी करेगी, राहुल गांधी को नकार दिया अमेठी ने, अब तो बिल्कुल वो उन्होंने विश्वास खो दिया जनता का। फिर भी आप उपेंद्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर हलचल है, ये क्यों हलचल है उपेंद्र? निश्चित रूप से जो वहां उद्योग लगने थे, जैसा कमिटमेंट भाजपा ने वहां किया था या केंद्रीय मंत्री ने के द्वारा कहा गया था, उसमें बहुत कुछ फुलफिल नहीं हुआ। बहुत ज्यादा चेंजेस अमेठी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि राहुल गांधी अगर वहां से बाहर हुए हैं तो वहां कुछ राहुल गांधी परिवार जैसा वहां कुछ किया गया हो। अभी हाल में ही एक प्रकरण वहां उठा था हॉस्पिटल को लेके, संजय गांधी हॉस्पिटल जी, जिसमें बड़ा विवाद हुआ और उस समय जो एक जन आंदोलन हुआ था जिसमें बैकफुट पे सरकार को जाना पड़ा, बहुत सारे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, जो जन समुदाय उतरा सड़क, उसने ये मैसेज जरूर दे दिया कि गांधी परिवार की अभी पकड़, उनकी चाहत लोगों की वहां पे बराबर बरकरार है, उसको इन 5 सालों में खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसमें वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया था कि मेरे पिता के नाम पर अस्पताल है, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। और उसी के बाद लोग कहते हैं कि वरुण गांधी के टिकट ना मिलने के ताबूत में अंतिम कील बीजेपी ने ठोक दी, ऐसा कहा जाता है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चक्रव्यूह में विपक्ष, आज मंथन इसी पर रुख करेंगे। सुशील दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सुशील जी, ऐसा लग रहा है आपको क्या कि जो विपक्ष है वो चक्रव्यूह में फंस गया है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भले ही विपक्ष 6 द्वार तोड़ ले, लेकिन आखिरी द्वार तो तोड़ना उसके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। सुशील जी। भाई जी, विपक्ष को चक्रव्यूह में फंसना भी चाहिए। सामने वाले कोई हल्के फुल्के लोग थोड़ी हैं। अभी कुछ महीने पहले राम जन्मभूमि मंदिर की जो सर्वा है चंपत राय की जी, वर्ल्ड के सामने उन्होंने कहा था कि विष्णु के अवतार हैं मोदी। कहा था, नहीं कहा था? जी जी, आप सुना था ना जी। अब आज ही कल में हम वो वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली का कोई बड़ा ऐसी बहुत बड़ा वो है हाल है, उसमें कोई जैन मुनि है वो ज्ञान दे रहे हैं देश को। मोदी बैठे हुए हैं, मोदी जी, और जैन समाव चल रहा है, तो कह रहे कि मोदी जी चक्रवर्ती सम्राट हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जमाने में, अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि विपक्ष चक्रव्यूह में फंस गया है, जब वो चक्रवर्ती सम्राट है, इसीलिए तो कह रहा हूं सुशील भाई। मैं आ रहा हूं तो जी, तो आ रहा हूं, इसीलिए तो चुपचाप आपको सुनता रहा कि कुछ बहुत दिनों बाद आपसे दर्शन होगी। तो अब इसलिए बड़े, अब लगता अगर कह दें कि देवताओं के देवता है तो इतना बड़ा भगवान इस देश में है मोदी जी के रूप में, तो विपक्ष को फंसना ही चाहिए, डरना ही चाहिए।
अभी सुब्रत पाठक ने कह तो दिया और अखिलेश यादव डर क्यों रहे हैं? कमाल है, हद है क्या क्या लोग। मैं स्मृति अमेठी ईरानी जी की बात ही क्या करूं। अब देखिए होता क्या है, ये चुनाव जनता इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, दक्षिण उत्तर, ये सब कोई नहीं लड़ रहा है। ये मोदी वाली बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव, ये 24 का चुनाव मोदी वाली बीजेपी वर्सेस जनता लड़ रही थी, जिसने दिल्ली में शीला जी के खिलाफ, दीक्षित के खिलाफ, तो कौन बैठे थे रामलीला मैदान में, वो लेटे रहते थे, अन्ना टाइप के जो बैठे थे। हाँ, ऐसे ही एक आध और कई कैसे हुए हैं। ये जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। मनोज जी, दुर्गेंद्र भाई जी, न्याय होगा इस 24 के चुनाव में, न्याय होगा। अब जब गांधी की गारंटी, नेहरू की गारंटी, मैं भी अमेठी डाली थी और कन्वर्ट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखिए बस आधे मिनट। जब नेहरू की गारंटी, गांधी की गारंटी, अंबेडकर की गारंटी से हट के अगर मोदी गारंटी चलेगी देश में, तो जनता अपने हाथ में ले ही लेगी, चुनाव करेगी क्या बेचारी। जब वो बेचारा राहुल गांधी भीख मांग रहे हैं कि न्याय यात्रा, न्याय कौन सा, वो 25 उसमें वो गारंटी नहीं दे रहे होंगे न्याय, तो आपकी अमेठी रायबरेली न्याय करे। घर में झगड़े होते, तलाक के मुकदमे होते आजकल, लिव इन में और तलाक में कितने मुकदमे आ गए देश में। फिर वो कौन सा आप लोग आते, वो कौन सा न्यायालय, उसमें बैठ के समझौता होता, सामने बैठते, अगर वकील हल्का वो नहीं लंबे अर्ज का, तो आदमी बैठता है, थोड़ा रोना गाना होता है और वो घर पर जाए। ये अमेठी रायबरेली बहुत रोई है इसके दिन का। अच्छा, बहुत रोई है, भल भल आंसू रोई है। जैसे अभी हिंदुस्तान भल भल आंसू रो रहा है मंगलसूत्र को देख के, जैसे मणिपुर में कौन सा था वो भल भल आंसू रो रहा था, वैसे भल भल ये कोई शब्द नहीं बोल पाएगा। जैसे मजनू के, लैला के प्यार में मजनू को कूटा गया था ना, कूटा जी, ऐसे लोग कूटे गए हैं दुर्गेंद्र भाई। कितना रोए हैं वो लोग, चला गया भाई अपना। देखिए खोता मानसिक और रिश्ता, हमारा वैचारिक रिश्ता है अमेठी और रायबरेली से, राहुल और सोनिया और इंदिरा और फिरोज और सब, किसका नहीं रिश्ता। और फिर दूसरी बात मैं आपको एक बार और बोल दूं, इस समय प्रियंका जी जबरदस्त बोल रही है, देश भर में जबरदस्त बोल रही है। कोई जरूरत नहीं है प्रियंका जी को आप रायबरेली और अमेठी में, रायबरेली बाड्रा से अच्छा कौन हो सकता है। पिछले 25 साल से सामाजिक जीवन में वो बैठा है, और घर, जब लोग घर के बैठे लड़के एक दिन में आ जाते नेतागिरी में, तो वो तो उनकी सास के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने साले जी के साथ पिछले 25-30 साल से वो आदमी राजनीति करना, अपने ससुर राजीव सर, तो बाड्रा में क्या दिक्कत है? आप लग रहा है वाड्रा को चुनाव लड़ा कर मानोगे? शर्मा जी क्या दिक्कत है? बाड्रा जी, इससे अच्छा चुनाव नहीं हो सकता। बाड्रा जी खाली नामिनेशन करेंगे। अरे सुशील भाई, क्यों कांग्रेस की फजीयत करा रहे हो? मत कराओ। ये तो जनता करेगी, सुशील दुबे और मनोज मिश्रा नहीं करेंगे, दुर्गेंद्र सिंह चौहान करेंगे। फजीयत 36 लोग कर रहे हैं इस समय। फजीयत जो 36 लोगों ने कर दी है बीजेपी की, उससे ज्यादा फजीयत नहीं होगी। आप बीजेपी से नाराज हो तो छत्रियों को ले आए। जो आप फजीयत आपने कहा, तुमको फजीयत का शिक्षा समझ नहीं मिलेगा। आप सुनिए, अच्छा, ये मंगलसूत्र वाले में क्या दिक्कत है भाई? अगर मंगलसूत्र वाले में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस मंगलसूत्र छीनने जा रही तो मोदी जी कह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? वरुण गांधी को मंगलसूत्र पहना दे, जिसको मोदी नहीं लौट पाएंगे मंगलसूत्र। अगर वरुण गांधी को इतने साल बाद मंगलसूत्र कांग्रेस पहना दे और भाई परारिक हो जाए, भाई साहब गजब हो जाएगा। ये हम लोग भी संत महात्मा है। अच्छा, सुशील जी ये बताओ, ये लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हालांकि उपमेंद्र बता रहे हैं कि प्रियंका तो लड़ेंगी। प्रियंका जी लड़े, मैं कहा ना, प्रियंका जी में उनके पति में क्या दिक्कत है? प्रियंका जी लड़े तो उनको रोक रहा, लेकिन वो देश में इतना काम कर रही है इस समय, इतना अच्छा बोल रही है। अभी मंगलसूत्र को उन्होंने जो बोला है, पसीने छूट गए हैं देश के नेताओं के। मैं कह रहा हूँ खाली लोगों को अमेठी रायबरेली में न बांध के रखते हैं। आज सैम अंकल ने आज गोड़ दिया, सैम अंकल ने गोड़ दिया, बच्ची खच्ची जो थी वो निपटा दी उन्होंने, कि लो अब यहाँ पे जो मोदी जी कह रहे थे, सैम अंकल ने मोहर लगा दी उस पर कि भैया ये लोग संपत्ति छीन लेंगे। अब चलिए, अभी 4 जून मेरी जो आज की डिबेट है उसकी इस बात की है कि कन्नौज
अब बताइए उपेंद्र पाठक जी, वो सुब्रत पाठक जी बोल रहे हैं कि डरिए नहीं। खैर ये राजनीति तो कहा सुना कर जाता है, तो अखिलेश क्यों डरेंगे? इतने बड़े खानदानी नेता है और पारिवारिक नेता है, उनके हर घर में सांसद और ब्लॉक प्रमुख और सभासद और पता नहीं क्या क्या, वो लड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा। देखिए इस समय आज शायद बीजेपी का एक और कोई वो हुआ है दुर्भाग्य से हादरत में, हार्ट अटैक हुआ है। राजवीर सिंह दिलेर जिनको टिकट नहीं मिला था इस बार, उनका निधन हुआ है। बहुत दुखद घटना है। तो ये सब घटनाएं ऐसे ही घटती हैं। अब सुरेंद्र बहादुर सिंह को मैं उनको नमन करता हूँ, बरेली वाले को, मुरादाबाद वाले को। घटना इतनी घटती हैं और घटती ऐसे ही घटना घटेगी। अब ये रायबरेली वाली घटना नहीं थी, स्मृति ईरानी जी जो अमेठी रानी कही जाती हैं, क्या वो घटना नहीं थी? कौन सोच सकता था कि अमेठी में आके स्मृति ईरानी गुजरात से कहां से चलेंगी आके यहाँ पर ईरानी को लोग जानते ही नहीं थे। ईरानी स्मृति जी कह रही हैं, सुशील जी स्मृति जी कह रही हैं कि वो वायनाड चली गई थी, राहुल वहां भी हार जाएंगे। वो वायनाड गई थी, बोलिए मैं अब वायनाड आ गई हूँ, यहां से भी हार जाएंगे। मैं चाहता हूं कि फिर चुनाव हो ना, अगर ऐसे ही भविष्यवाणी से होने जीतने हारने लगे तो तमाम कितने सड़क पे साधु सन्यासी मौलवी पदारी घूम रहे, कितने घूम रहे सड़क पे, मदरसा के नाम पे दे दे, मोदी के नाम पे दे दे, तो ऐसे तो कितने घूम रहे। ऐसे अगर हारने और जीतने लगे तो काहे के लिए नहीं हार गए? ये अभी दक्षिण जीते हैं और वो क्या नाम जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो काहे नहीं हार जाएगा? ऐसे हारने वाली बहुत फर्क पड़ेगा। ये चुनाव मैंने आपसे कहा, आप लोकप्रियता देखिए, निर्विरोध सांसद हो गया। लोकप्रियता सुशील जी, लोकप्रियता आप देखिए, कोई लड़ने को तैयार नहीं है। गुजरात से सांसद सूरत से निर्विरोध हो गया। पार्टी की लोकप्रियता नहीं है। आप भी देश के बड़े पत्रकार हैं दुर्गेन जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ वहां पर क्या घटना घटी है। नोटा के लोगों का अधिकार छीना गया है, उसमें नोटा भी होता है जो होता है। तो ये बात हमसे कोई पूछ रहा था तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया, मुझे जानकारी नहीं थी। जल्दी क्या थी? नोटा का अधिकार कहाँ गया? हो सकता है 10,000 वोट पड़ता नोटा। चलिए थोड़ा हम लोग आ जा रहे हैं, विषय पर आ जा रहे हैं। मनोज मिश्रा के पास जाएंगे। मनोज जी, क्या ऐसा परसेप्शन बन रहा था कि राहुल मैदान में छोड़ गए, अखिलेश यादव मैदान छोड़ गए, प्रियंका नहीं लड़ेंगी, यूपी में दिक्कत है, कांग्रेस समाप्त हो गई, और केशव मौर्य जी कहते हैं कि समाप्तवादी पार्टी, तो ये परसेप्शन तोड़ने के लिए ये लोग आ गए हैं और खुद ही चक्रव्यूह में घुस गए हैं? दुर्गेन भाई, दरअसल लोकसभा के पहले चरण का की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की वोटिंग 26 तारीख को होने जा रही है जी। बड़ा अहम सवाल है, बड़ा अहम विषय आपका भी सुशील भाई और इससे पूर्व दुर्गेन जी कर रहे थे, मैं उनको अपने आप को जोड़ करके बताऊं। दरअसल अमेठी और रायबरेली दोनों सीट का बड़ा इतिहास है जी। विद्याधर वाजपेयी से लेकर स्मृति ईरानी और फिरोज गांधी से लेकर सोनिया गांधी जी। और ये उत्तर प्रदेश के या 2 लोकसभा सीट का नहीं है, ये मुझे लगता है देश की आजादी के बाद ये पूरे देश में हमेशा चर्चा, कोई पहली बार नहीं रही। अगर हमें बहुत लंबा समय हो जाएगा अगर गिनाना शुरू करूंगा तो, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है जिस पर सुशील भाई कह रहे थे, दरअसल खबर तो सबको है, खबर होनी भी चाहिए, खासकर हम आप खबरों के लिए ही काम करते हैं। कुछ तो है जो पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पे, देश से 102 सीटों पे जो बयानों पे भाषाएं बदल गई, मुझे उम्मीद नहीं थी। 2014 से पहले अगर आप सब लोगों ने देखा था कि 2013 समाप्ति के बाद जैसे भी जिक्र हुआ आंदोलन से लेके बाकी सारी बातों से लेके, और एक बात आपको बताएं, 2004 में जो यूपीए की सरकार बनी थी तो मनरेगा ने 2009 में रिपीट कराया था। बहुत संकट यूपीए को नहीं हुआ था 2009 की सरकार पुनः बनाने में। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक आस की बात थी, 19 में विश्वास की बात आई, सरकार रिपीट हुई। लेकिन जहां 2024 को चुनाव हो रहा है, पहले चरण के मतदान से पहले हम और आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सर्वेक्षण इंटरनल और आउटर दोनों की बात कर लूं, और जो अभी हम लोगों के पैनल पे आने से पहले आप एक लोगों से बाइट ले रहे थे, या ये कहूं कि कांग्रेस के सर्वेक्षण के बाद जो आपका 3 लोकसभा का सर्वेक्षण था, चाहे वो अमेठी की बात करूं, रायबरेली की बात करूं या कन्नौज की बात कर लूं, तो बातें लोगों ने चल के कही और शायद हमको आपको वही दिख रहा। राहुल जी आते नहीं हैं क्योंकि जब तक घोफड़ाएं नहीं होती हम आप किसी चीज को नहीं बोल सकते हैं। यही कह सकते हैं कि रायबरेली से प्रियंका जी और अमेठी से राहुल जी
का आना लगभग तय है। आना लगभग तय, मैं रिपीट करा दूंगा भाई, क्योंकि हम लोग फिर आगे बैठ करके उस पर चर्चा बातचीत कर लेंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के, क्योंकि मैं भी अभी 2 दिन परसों तक दिल्ली में ही था, तो आना जाना चूंकि होता रहता, तो जो बातें लिखित में और खुद से मंचों पर नहीं बोली जाए नेताओं द्वारा, तब तक हम आप उस पर आशंका व्यक्त करते हैं, विश्व सूत्रों की बात करते हैं, संभावनाएं जताते हैं, संभावनाएं जी, अभी आशंकाओं में हम कह सकते हैं कि लगभग आना तय है। और 19 जैसी स्थिति, 14 जैसी स्थिति, तो मुझे लगता है पैनल पे बैठे 4 मित्र और साथ में आप, चूंकि पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ हैं, आप भी इस बात को जानते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। नारा 400 पार का, मैं ऐसे बात करूं, जब आप 100 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट में चांसेस ज्यादा होते हैं जी। आप अगर 40 में 39, 80 में 73, 80 में 62, फिर 12 में 11, 7 में 7, 11 में 10, जब आप इस नंबरों से पास होते हैं ना, तो उनको रिपीट करना और उन पे बने रहना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात है, और बड़ी एक बात बात जो मैं बताऊं आपको, बड़ी बात मनोज जब अभी जी जो मैं बताऊं आपको, अभी जब राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, तो चूंकि मैं वहां गया हुआ था, तो जिस होटल में दक्षिण के लोग रुके हुए थे, वरिष्ठ संगठन साथी रुके थे, वहीं मैं भी रुका हुआ था जी। तो वो चर्चा क्या कर रहे थे कि साहब हम तो बुरी स्थिति में, या कहिए बंजर स्थिति में, देश में 55 सीटों पे आए थे, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 302 कहिए या 320 की बात कर लीजिए, तो उनको जीतने के लिए मिनिमम 272 चाहिए, और हमको नहीं, उनको रोकने के लिए सिर्फ 50 ही प्लस करना है। जी, ये बात नीतीश कुमार भी कहते थे जब इंडिया गठबंधन में थे, तो ये बात कई बार उन्होंने कही कि हमें तो 50 ही चाहिए उनको रोकने के लिए। बिल्कुल। दूसरी बात दुर्गेश भाई, 10 सेकंड और लूंगा आपका। दूसरी बात क्या है कि आप ये जानते हैं कि एनडीए का जो नीतिगत और जो इनका संवैधानिक संगठन था, वो पंजाब में था अकालियों के साथ में, महाराष्ट्र में था ठाकरे के साथ में। तो स्थितियां हमको आपको बहुत अच्छे से पता है, राह बहुत कठिन है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे अन्य राज्यों की हो। बाकी आप अगर कुछ सवाल है तो बताएं। नहीं मनोज जी, मैं यही जानना चाहता था, आपने पूरा एक परिदृश्य खींच दिया हमारे दर्शकों के सामने, बहुत धन्यवाद आपका। मैं उत्तर प्रदेश में जैसे एक परसेप्शन, मैंने कहा आज मेरी जो चर्चा है, जैसे सुशील जी ने कहा कि अमेठी रायबरेली, आपने भी कहा कि अमेठी रायबरेली केवल ये 2 सीटें नहीं हैं, यहाँ से देश का भविष्य तय होता था। मुझे 2004 में अच्छी तरह याद है, जब मैं राहुल गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, और अमेठी में ही एक इनका एक आप ये कहिए कि एक सेंटर ऐसा बना के रखा था इन्होंने, वार रूम टाइप का। वहाँ जब मैं मतगणना के दौरान वहाँ पे था वार रूम में, तो वहाँ इस तरह की चीज़ें आ रही थी, तो मैं देश के तमाम नेताओं को फ़ोन करके कह रहा था कि यार लग रहा तुम्हारी सरकार बन रही है। तो लोग कह रहे थे यार सपने मत दिखाओ, मुंगेरी लाल के सपने तुम भी देख रहे हो, हमें भी दिखा रहे हो। और बाद में 4 में सरकार बनी, और फिर जैसा आपने कहा रिपीट। तो बहुत सारी चीज़ें अमेठी रायबरेली इसके लिए एक पावर सेंटर हुआ करते थे, और अभी भी जैसा सुशील जी ने भी कहा, आपने भी कहा, मैं इन्हीं 2 सीटों और तीसरी सीट अखिलेश, अगर सपा का पावर सेंटर है तो वो कन्नौज है, और वहीं से सपा को पावर मिलता। तो आज इसीलिए मैंने 3 पावर सेंटर पे बात की है। और इसके उलट क्या ये लोगों ने जबरदस्ती चक्रव्यूह में अपनी खोपड़ी डाल दी है? क्योंकि पहले लग रहा था राहुल नहीं लड़ेंगे, प्रियंका नहीं लड़ेंगे, अखिलेश नहीं लड़ेंगे, लगभग मोटे मोटे तौर पर तय हो गया था। और अखिलेश के बारे में तो आपको पता भी होगा कि अभी तमाम जिला पंचायत के सदस्य वगैरह चले गए थे बीजेपी में, तो उनको एक फीडबैक दिया गया कि आप चुनाव हार भी सकते हो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, किनारा करते हैं। फिर बाद में जब तेजू का घोषणा हुई उनके नाम की सोमवार को, फिर बहुत सारे जो लोग, इसमें एक बहुत बड़े चर्चित व्यापारी भी हैं, उन्होंने भी उनको फ़ोन किया, ऐसी खबरें हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लड़िए, आप चुनाव जीत रहे हैं, कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जो बड़े भरोसेमंद लोगों ने अखिलेश को आश्वस्त किया कि आप आओ, और उसके बाद भी मुझे लगता है कोई सर्वे वर्वे जरूर करा होगा। सुशील जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ खबर है इनके पास अंदर की। तो अब कुल मिलाकर क्या ये चक्रव्यूह में फंसे हैं, फंसाया गया है, या इन्होंने खुद एक खोपड़ी डाल दी कि 7वां द्वार हम तोड़ देंगे इस बार? नहीं दुर्गेश भाई, दरअसल क्या है कि तू डाल तो मैं पात, ये इस बार लगातार हम लोग देख रहे हैं, प्रत्याशियों को उतारने में, फिर प्रत्याशियों को बदलने में, फिर पुनः प्रत्याशियों को उतारने की इंतजार करने में। रही बात जहां तक अखिलेश जी को, तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश जी मौजूदा परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के राजनीति या नेता विपक्ष के पद को छोड़ करके दिल्ली मूव ऑन करेंगे, वो उनके लिए ठीक भी नहीं होगा। ये मेरी अपना विचार ऐसा है। बाकी रही बात कन्नौज की स्थिति की मैं बात कर लूं, देखिए होता क्या है कि जनता कभी कभी किसी पर, जैसे आजमगढ़ में आप अगर देख ले, मैं इसे आजमगढ़ का जिक्र करूंगा, आजमगढ़ या रामपुर
जब उपचुनाव हुआ था, तो हार का अंतर और हार के परिणाम के बाद जो बसपा प्रत्याशी वहां पे तो आज पर कहां पर हैं, किसकी तरफ और कैसे हैं, अगर आप उसको जातिगत देखेंगे, वोटिंग परसेंटेज से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यही कमोवेश स्थिति कन्नौज में अखिलेश जी की है या उनसे परिवार से जुड़े हुए लोगों की है। और जब हम इस बात को कहने को, दुर्गेश भाई, हम आप दोनों लोग मानते हैं या सुशील भाई भी इस बात को जानते हैं कि 14 में अंतिम समय में हम जब कांग्रेस कार्यालय में जाया करता था तो ये लोग ऐसा ऐसा महसूस कराते थे कि साहब 10 साल अब हम रह गए, मोदी को आने दो, हम जा रहे हैं जी। और जी। ये हम आपने सबने देखा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीति नहीं करती है। वो अंतिम समय तक, जबकि अगर थोड़ी सी चर्चा कर ले 5 राज्यों के परिणाम, तो आप देखिए छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से क्या कियास थे और क्या परिणाम आए। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में, कम से कम पूर्वांचल में आपको पता है कि क्या है। और जिन 3 पे हम आपसे चर्चा कर रहे हैं भाई, कोई सोच सकता था दुर्गेश भाई कि अखिलेश और मायावती एक होंगे और सामने किसी की जमानत बचेगी, लेकिन 2017-19 में 2 ऐसे गठबंधन हुए कि बहन जी 0 पर 10 पहुंच जाती हैं, विधानसभा में बहन जी स्वयं फिर 0 आती हैं, एक विधायक जो है वो अपनी क्षमता से है। तो मायावती को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मायावती की पार्टी जिस तरह इस बार चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशियों को उतार रही है, मुझसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या आप सब लोग समझ रहे होंगे कि किन किन सीटों पे किसका नुकसान कर रही है। क्योंकि 2014 से पहले, 2017 से पहले, 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बहुमत भाजपा को कभी नहीं मिली थी, आसार भी नहीं थे। तो वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों का डाइवर्जन। लेकिन ये जो 2024 को चुनाव है, मायावती के अस्तित्व का चुनाव है, आकाश को डिलीवरी का चुनाव है, तो कुछ तो वो भी करेंगे, बैठेंगे थोड़ी। तो इसीलिए कन्नौज, रायबरेली, अमेठी परंपरागत तरीके से, हो सकता है बात किसी को बुरी लगे, परिणाम वही आने वाले हैं जो पहले हुआ करते थे, प्रत्याशी कोई भी हो। और अब बेहतर होगा कि राहुल जी और प्रियंका जी या इधर कोई भी हो सकता है, तो अन्य सीटें भी प्रभावी होंगी, खासकर आसपास की जो होती। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। माफी के साथ में महेंद्र सिंह जी। दुर्गेश भाई जी, एक विशेषज्ञ होते थे रवाल किए, रवाल के विशेषज्ञ, वो क्या नाम पूज्य, वो क्या नाम, मूवी देख लो तो खाना नहीं मिलता था। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य। अच्छा, कहाँ है पूर्वांचल में? कहाँ पीटीएम, जेडीएम, यूडीएम, कौन सी संस्था बनी है? उसमें एक अबोसी भी है, जूनियर जिन्ना ओवैसी भी है। अब की रोए ये लोग परेशान रहेंगे कि हम वोट गिने कहाँ से। एक होता है सलमान खान की गोली कहाँ से वो करे और कहाँ से हम। ठीक बात है। अब तो वैसी के वही हाल होगा वैसी का। मैं महेंद्र सिंह जी को ले लूं, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, लगभग 1 घंटा होने जा रहा है। महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई और चर्चा ऐसी हुई कि मैं बीच में काट भी नहीं सका, चूंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुशील जी भी कर रहे थे, उपमेंद्र और मनोज जी ने भी बातें रखी। तो अब बड़ी इन्होंने कहा कि भाई मायावती के अस्तित्व का चुनाव है। मैं फिर वही सवाल उलट के आपको करता हूं जो मैंने सारे लोगों से लगभग किया है कि किन्होंने गर्दन चक्रव्यूह में डाल दी है, इससे कुछ असर पड़ेगा इनके पार्टियों को, बीजेपी को नुकसान होगा, क्या होगा? इस पे जरा अगर कुछ इनपुट हो आपके पास तो रखिए। दरअसल चक्रव्यूह में तो इन्हें बहुत पहले डाल देना चाहिए था, फ्रंट से लीड करना चाहिए था, खासतौर को और प्रियंका को। राहुल थोड़े स्ट्रेटेजिकली रुक सकते थे वायनाड सीट के बाद, जैसा कि अभी भी स्ट्रेटजी है कि वायनाड के चुनाव के बाद वो अमेठी में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केंद्रित करना चाहिए था प्रियंका गांधी को यूपी में, और अखिलेश यादव को निश्चित तौर पर लीड करना चाहिए था। एक वजह यह है कि अखिलेश यादव अब जब मुलायम सिंह जी नहीं है तो अखिलेश यादव सर्वोच्च नेता है अपनी पार्टी के, उनकी आवाज दिल्ली में होनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी को आप राष्ट्रीय परिदृश्य में, जहां से यूपी से केंद्र की सत्ता की बागडोर होती है, तो एक तो यह कि ये देर से आया, बहुत हिचकिचाहट के साथ इन्होंने फैसला लिया, जब वहां के कार्यकर्ताओं ने घेरा तब लिया फैसला, तो इनको वह पहले ले लेना चाहिए था फैसला, इसका फर्क पड़ता। दूसरा यह कि पहले चरण के जब मतदान हुए उसके पहले तक इन लोगों को थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं किस दिशा में जाएगा चुनाव जी, लेकिन पहले चरण के मतदान ने ये साफ कर दिया कि चुनाव किस दिशा में जा रहा जी। तो थोड़ा सा इन लोगों के अंदर भी दम आया, अंदर से दमखम आया
जी बिल्कुल दमखम आया और इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी फिर बदली 360 डिग्री बिल्कुल। और उसके बाद अब ये हो रहा है कि अब राहुल गांधी वहां से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी। अखिलेश ने भी अपनी सीट कार्यकर्ताओं के दबाव में ही सही लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज जाएगा ये कार्यकर्ताओं के बीच में, एक ऊर्जा आ जाएगी। और दूसरी ये चीज है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ट्रैक बदला, आप देखिए कि बयान किस तरीके से बयान आ रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और पूरी पार्टी लाइन जिस तरीके से बयान दे रही है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसकी सराहना नहीं करेगा कि किस तरीके से बयान आ रहे हैं। कम से कम प्रधानमंत्री के इस तरह से नहीं आने चाहिए। तो वो एक बयान इस बात को निर्देशित कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी में बीजेपी है और उनके पास अब एक ही मुद्दा बच रहा है कि किसी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए और साख बचे। 400 सीटें तो पहले भी नहीं कोई कह रहा था कि 400 सीटें आएंगी, लेकिन ये था कि सरकार रिपीट हो सकती है। अभी की स्थिति ये लग रही है कि सरकार रिपीट होने में भी शायद दिक्कत आएगी। अगर इसी मैसेज को विपक्षी पढ़ लें और पूरे दमखम के साथ, अभी भी बहुत निराशा में चुनाव लड़ रहे थे। कहीं भी आप देखोगे विपक्ष मतलब उस तरीके से जैसा चुनाव लड़ना चाहिए था, पूरे दमखम के साथ एकदम फ्रंट फुट पे खेलते हुए नहीं कर रहे थे। हालांकि मुद्दे पकड़ रहे थे और यही मुद्दे काम कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा काम कर रहा, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। वो बच्चे जो 18 साल के थे जब मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको पहली बार वोट दे रहे थे, वो 28 के हैं, ना उनको नौकरी मिली ना उनकी शादी हुई, परेशान है। ऐसे महंगाई बहुत ज्यादा है, ऐसे शिक्षा महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी है। 90 करोड़ लोगों को ये कहते हैं कि राशन देते हैं मुफ्त में। 90 करोड़ लोग, आप आंकड़े अगर उठा के देखिए, 97 करोड़ मतदाता है टोटल पॉपुलेशन के 64% मतदाता होते हैं। और ये उनमें से 64% 90 करोड़ में से जो राशन मिल रहा फ्री, वो निकाले जाएंगे तो 64% वो आते हैं मतदाता। बहुत बड़ी तादाद है, वो भी मतदान केंद्रों पे नहीं जा रही है, जिससे बहुत उम्मीद थी। युवा जा नहीं रहा है। इस बार 64% युवाओं ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं। तो वो भी वोट डालने नहीं जा रहे हैं, यानी उनमें भी निराशा है। ये सारे आंकड़े बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, मोदी जी को परेशान कर रहे हैं कि अब किसी तरीके से चुनाव बचाना। और इसी दौरान अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के अगर फ्रंट से लीड करें, अखिलेश यादव अगर फ्रंट से लीड करें, अभी भी वो बहुत ज्यादा नहीं गया है, अभी यूपी में 8 सीटों के ही चुनाव हुए हैं, अगर फ्रंट से लीड करें पूरे दमखम के साथ, राहुल यादव प्रियंका भी फ्रंट से लीड करें, तो ये बीजेपी को यूपी में घेर सकते हैं। बहुत उनका जो एक अंक है, जो नंबर्स वो कह रहे हैं लाने के लिए कि 60 के आसपास आ जाएंगे, वो 60 के आसपास भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही आप 2-3 और प्रदेश हैं, आज तो वो चर्चा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में लोगों के बीच में यही है कि वो 20-22 में सिमट रहे हैं एनडीए। ऐसे ही आप देखोगे कि दूसरे प्रदेशों में, राजस्थान में भी हालात ठीक नहीं है। गुजरात में, जैसे आपने सूरत का उदाहरण दिया, गुजरात में भी हालात कुछ इसी तरीके से है। तो ओवरऑल जो आप बहुत शुक्रिया, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, वक्त अब इजाजत नहीं देता। उपेंद्र, आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महेंद्र सिंह, सुशील दुबे जी, मनोज मिश्रा जी, आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को अपना स्नेह और प्यार लुटाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष चक्रव्यूह में फंसा है या उसने चक्रव्यूह में सिर डाला है। और सिर क्यों डाला है, ये राजनीतिक विश्लेषक तो ये कहते हैं कि जो पहले चरण की हवा है उससे दमखम आया है कि चक्रव्यूह में सिर डालकर, चक्रव्यूह में कूदकर हम 7वां द्वार तोड़ सकते हैं। खैर, जनता जनार्दन है, 7वां द्वार कौन तोड़ता है, कौन तोड़ेगा, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।